हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना डिस्कस करने वाले हैं मनी चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो है कि बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं कि मनी के आने से पहले जो है बार्टर सिस्टम चलता था। तो आखिर बार्टर सिस्टम क्या होता था कि टॉफ़ी के बदले क्या लेते थे लोग, टॉफ़ी। ऐसा ही कुछ होता था ना, चॉकलेट के बदले चॉकलेट। हाँ, समझ लो कुछ ऐसा। उस टाइम गेहूँ के बदले गेहूँ, चावल जिसको जैसी नीड होती थी, ये लोग मतलब कि गुड्स एंड गुड्स का एक्सचेंज करते थे। एक गुड्स लेते थे तो दूसरा गुड्स देते थे। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी कि गुड्स के बदले हम लोग गुड्स को लेते या फिर देते थे। ठीक है। और इसको C2C इकोनॉमी भी कहा जाता है, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी कहा जाता है। C2C का मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, मतलब गुड्स के बदले हम लोग क्या देते थे, गुड्स को देते थे। ठीक है, ये रहा हमारा बार्टर सिस्टम। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस क्या थी, उसके ड्रॉबैक क्या क्या थे, आखिर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी बार्टर सिस्टम में, हम लोग उसको जानेंगे। तो सबसे पहला है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब कि जो वहाँ पे जो वांट्स थी इसमें कमी, मतलब कि मिलती नहीं थी वांट्स इन दोनों लोग की। अगर मान लीजिए कि हमको चाहिए होता था किसी से, जो है मान लीजिए चाहिए होता था गेहूँ और किसी को चाहिए होता था हमसे चावल। अगर मेरे पास चावल नहीं है तो यहाँ पे क्या होता कि गड़बड़ हो जाती थी। हमको गेहूँ चाहिए लेकिन उसको चाहिए चावल, तो हम उसको क्या दे पाएंगे, उसकी जो नीड रहेगी अगर हम उसके अकॉर्डिंग दे पाएंगे तभी तो हम दोनों में एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर हो पाएगा। अब हमको किसी और नीड वाले को ढूंढना होगा जिसके पास जो है गेहूँ भी रहे और जिसके पास हमारे पास जो सामान रहे और जो उसको चाहिए, हमको ऐसे ढूंढना पड़ता था। तो लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती थी कि वहाँ पे वांट्स का दिक्कत हो जाता था कि एक दूसरे को जो है क्या चाहिए, क्या उन लोगों के पास वो सामान प्रेजेंट है या नहीं है। इसके बाद आता है कि लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, कोई मेजरमेंट की कोई वैल्यू नहीं थी। कितना भी लोग सामान 10 किलो चावल के बदले 1 किलो गेहूँ में भी लोग ले लेते थे। तो उस टाइम कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई कॉमन मेजर ही नहीं था जिससे लोग मेजर करके जो है वहाँ से सामान को एक्सचेंज कर सके कि देखो इसके 1 किलो चावल के बराबर जो है 2 किलो गेहूँ होता है। कोई ऐसा ऐसा कॉमन मेजर था ही नहीं। इसके बाद आता है हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बेटा कि अभी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लेकिन उसका पेमेंट हम लोग बाद में करेंगे। तो ऐसा तो होता नहीं था बार्टर सिस्टम में। उस बार्टर सिस्टम में क्या होता था, तुरंत लाओ तुरंत ले जाओ। ठीक है, ये होता था ना कि तुरंत तुरंत हम खटाक खटाक पैसा जो भी सामान लेना है लो दो। लेकिन अभी क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट होता है। अब ये पैसा है तो हम लोग बाद में भी पे कर देते हैं क्योंकि पैसे की वैल्यू हमको पता होती है। हमको पता था कि पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, तो पैसा लेंगे तो पैसा एक कॉमन वैल्यू है। ठीक है, जो हर जगह एक्सेप्टेड है। तो पैसा लोग ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट नहीं हो पाता था। मतलब कि अभी सामान खरीद लेंगे और लोग कोई बाद में पेमेंट करना चाहता था तो वो नहीं हो पाता था। इसके बाद आता है कि लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि इसमें क्या होती थी, वैल्यू स्टोर जो होती थी, जैसे पैसे में वैल्यू स्टोर होती है तो इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती थी। ठीक है, मतलब कि किसका भी सामान कितने का भी मिल जाता था, कहीं भी मिल जाता था, खराब भी हो जाता था। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, बार्टर सिस्टम है जिसकी वजह से जो है लोग आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकें। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है फंक्शंस ऑफ मनी। मनी का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला है हमारा प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम वो देखेंगे, और दूसरा है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। चलिए देखते हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो प्राइमरी फंक्शन में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जब हम लोग जो है एक्सचेंज करते हैं, मनी सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये सामान को क्या कराता है, एक्सचेंज कराता है। अगर मनी है तभी हम आसानी से कोई भी सामान को एक्सचेंज कर पाएंगे, और अगर मनी नहीं रहता तो हमको उस आदमी को ढूंढना पड़ता है जिसके पास जो है जो सामान वो हो जो हम चाहते हैं, और उसको जो सामान चाहिए वो मेरे पास प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मनी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, वो आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग मनी के थ्रू जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेजर ऑफ वैल्यू में, मतलब कि ये हमको एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट बता देता है, वैल्यू बता देता है पैसे की कि हम कितने रुपए देंगे तो हमको कितने रुपए किलो गेहूँ है, कितने रुपए किलो चावल है, हमको एग्जैक्ट बता देता है। जिसकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जैसे कि हम पहले बताया कि उसमें था कि लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। उस टाइम क्या आता था कि लोगों को पता नहीं था कि इसका वैल्यू क्या है। लोग जो है 2 किलो चावल के बदले जो है 50 किलो गेहूँ भी दे देते थे। तो उस टाइम जो था मेजरमेंट का कोई सवाल नहीं था। लेकिन अब क्या है, मनी के आने के बाद जो है हर चीज़ की वैल्यू को जो है मेजर कर लिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। जो मैंने बताया है कि हम लोग बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं मनी के रहते हुए,
क्योंकि उतना, जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है 50 रुपए के कोई सामान खरीदे, ठीक है, तो 50 रुपये मेरे खाते में नोट हो गया, अब हम 50 रुपये जो है कभी भी पे कर देंगे, ठीक है, 50 रुपये का जो सामने वाले को जो चाहिए होगा वो खरीद लेगा। लेकिन मान लीजिए अगर वही बार्टर सिस्टम का टाइम होता तो होता कि मैंने 2 किलो चावल लिया है तो उसके लिए मुझे 2 किलो जो है गेहूँ पे करना पड़ता, गेहूँ देना पड़ता उनको, ठीक है। अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में हम जिस फ्यूचर डेट में उस टाइम हमारे पास गेहूँ ना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, लेकिन अब क्या था कि हमारा जो है मनी के आने की वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है ये भी कंप्लीट हो चुका था, ये भी अच्छे से चल सकता था। इसके बाद आता है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी जो है वैल्यू को भी स्टोर करता है, कोई भी चीज़ें खराब नहीं हो जाएंगी, इसकी वैल्यू जो होगी उसमें स्टोर रहती है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, तो देखते हैं कि मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि टोटल पैसा जो अभी पब्लिक के हाथ में है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है टोटल पैसा जितना पब्लिक के हाथ में है उसको बोलते हैं हम लोग मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हमेशा कभी कभी एमसीक्यू में ये पूछ लेता है कि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो मनी सप्लाई जो है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हम लोग को पता है कि हम जब जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए गिनते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम लोग जो है किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन मनी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। मनी क्या है, मनी है स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को जो है हम लोग किस किस तरीके से जो है मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है यहाँ पे। तो देखते हैं, मनी सप्लाई के 4 मेजर्स होते हैं, हम सबको मालूम है, M1, M2, M3, M4। बहुत ही 4 बहुत सिंपल से मेजर्स हैं, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर समझेंगे तो समझ जाएंगे आप, समझेंगे क्या ही समझ ही जाएंगे आप, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है कि M1। M1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहला आता है करेंसी इन कॉइन्स इन पब्लिक। जो अभी पब्लिक के पॉकेट में जो पैसा है ना, वो अभी मान लीजिए हम बोलेंगे मेरे पास 4-5 लाख रुपए हैं, ठीक है। तो 4-5 लाख रुपए तो मेरे पास तो होंगे नहीं एकदम, अभी 5 लाख रुपए पॉकेट में भर के तो चलते नहीं होंगे, वरना डाकू वाकू आ जाते हैं, सब तो पता ही है। चलो, तो मान लीजिए हमारे पॉकेट में जो है 50,000 रुपए है, ठीक है। अभी जो है मेरे पॉकेट में 50,000 रुपए है, और बाकी पैसा हम क्या किए होंगे, बैंक में जमा किए होंगे ना। बाकी पैसा हम क्या किए होंगे, बैंक में जमा किए होंगे। तो उस पैसे को भी लेंगे, पब्लिक के पास कितना पैसा है, और हमारे आरबीआई के पास भी तो कुछ पैसा होगा। आरबीआई के पास कैसा पैसा हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अच्छा, आरबीआई के पास कहाँ कहाँ से पैसा आता होगा, जरा सोचिए। गवर्नमेंट का भी पैसा आरबीआई रखती है, कॉमर्शियल बैंक का भी पैसा रखती है, और फॉरेन बैंक्स का भी तो पैसा रखती है आरबीआई, और भी तो जितने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका भी तो पैसा रखती है। तो याद रखिएगा, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, यानी कि हम इन दोनों को नहीं लेंगे, ना तो हम गवर्नमेंट को लेंगे और ना ही हम कमर्शियल बैंक को लेंगे। हम जो अदर डिपॉजिट्स हैं, जो फॉरेन बैंक और ये सब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो डिपॉजिट है, हम इसको लेंगे। जो आरबीआई के पास इनके पैसे होते हैं, हम इनको पहले M1 में लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मनी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रांजैक्शन मनी क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो है ये पैसा जो होता है एकदम ऐसे चुटकी बजाते ही जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एकदम नॉर्मल, समझ लो चुटकी बजाने में एकदम नॉर्मल, एकदम फट से जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम फट से जो है इसका हम कोई भी काम कर सकते हैं एकदम चट से, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको जो है बहुत ही लिक्विड मनी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांजैक्शन मनी बोलते हैं कि तुरंत जो है हम इस पैसे से ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा है हमारा M2। M2 क्या होता है, M2 होता है, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M1 में क्या क्या चीजें आती हैं, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक। दूसरा क्या आता है कि डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट हम बता चुके हैं कि डिमांड डिपॉजिट वो होता है जो हम तुरंत जो है बैंक के पास से पैसा मांगते हैं कि दो भैया हमको काम है, तुरंत हमको बैंक पैसे दे देता है, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा क्या, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है, ये आता है। अब इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, वो क्या है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ बैंक में ही हमारे पास पैसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम पोस्ट ऑफिस में भी पैसा रखें, जबकि पोस्ट ऑफिस जो है अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, और पोस्ट ऑफिस जो सबसे सेफेस्ट जगह है पैसा रखने के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग जो है पैसा पोस्ट ऑफिस में रखें, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे M1 को। M1 का मतलब हमारा C प्लस D प्लस OD, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, D प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। उसके साथ साथ जो हमारे पोस्ट ऑफिस में पैसा है वो भी जो है हमारे M2 में आ जाता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि M1 में M1 और M2, M1 और M2 को, यही दोनों ऐसे पैसे हैं जिसको हम लोग नैरोअर मनी बोलते हैं।
नैरो मनी जो है इन्हीं दोनों M1 और M2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो मनी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है M3। M3 में क्या आता है, M3 में आता है M1। M1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम बता चुके हैं, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस जो बाकी पैसा जो RBI रखती है अपने पास वो, उसके साथ साथ नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक क्या होता है बेटा, याद करिए आप लोग कि वहाँ पे होता है ना कि हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, याद करिए आप लोग। तो ऐसे भी तो पैसे होते हैं, वो ऊपर वाला जो हम लोग M1 में पढ़े थे वो क्या था, वो तो डिमांड डिपॉजिट था कि हम तुरंत पैसा मांगेंगे तुरंत मिल जाएगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट तो एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद मिलता है। तो M1 में तो हमारे पैसे आ जाएंगे जो नॉर्मल पैसे हैं, उसके साथ साथ जो हमारा फिक्स M3 में सॉरी M3 में जो हमारे फिक्स डिपॉजिट हैं वो भी सारे पैसे हम लोग इसमें M3 में ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा M4। M4 में हमारे सारे पैसे आ जाते हैं। सारे पैसे कैसे आते हैं, M3 तक का सारा पैसा M3 में सारी चीज़ें आ जाएंगी। M3 में क्या क्या चीज़ें आएंगी बेटा ये बताइए। M3 में पहला तो M1 आएगा और M3 में एक अलग से कोई चीज़ है, वो क्या है कि नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, नेट टाइम डिपॉजिट में यहाँ पे लिख दे रही हूँ। और M1 में क्या क्या चीज़ें आएंगी, करेंसी प्लस जो है हमारा डिमांड डिपॉजिट प्लस क्या आ जाएगा, RBI के पास जो पैसा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि हमारा C प्लस DD प्लस RBI प्लस नेट टाइम डिपॉजिट हो गया। और M4 में हमारी एक और चीज़ आके ऐड हो जाती है, जो होती है जो हम लोग M2 में लिए हुए थे, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी कि ये पोस्ट ऑफिस वाला पैसा। तो हमारे जब ये सारे पैसे जो है आ जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं M4, जो सबसे सबको सब मिला लेता है, सारा पैसा ऐड हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, M4। M4 में क्या क्या चीज़ आता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आती है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। उसके बाद से आता है अदर डिपॉजिट विद RBI प्लस हमारा जो M2 का जो पैसा था वो क्या था, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, और हमारा M3 का जो पैसा था वो कौन सा था, नेक्स्ट जो था नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। ये हमारे पैसे हो जाएंगे। तो ये हमारे जो पांचों पैसा है ना, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, ये जो सारे पैसे हैं ये हमारा टोटल पैसा किसको कहलाएगा, ये M4 को कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि हमारा जो M3 होता है और जो हमारा M4 होता है, ये हमारा जो होता है ये टोटल पैसा होता है। टोटल जो है हमारा जो पैसा होता है ये हमारा M3 और M4 होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडर मनी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडर मनी बोलते हैं। M1 और M2 को क्या बोलते हैं, नैरो मनी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडर मनी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये। अभी तक हमारा ये मनी का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।